हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे एनजाइटी और डिप्रेशन के बीच का डिफरेंस। एज अ क्लिनिशियन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमबीबीएस स्टूडेंट एज वेल एज द प्रैक्टिसिंग मेडिकल प्रोफेशनल्स कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इन डेप्थ हम इसके बारे में समझेंगे कि ये चीज़ है क्या और क्या नहीं है। एंड फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एनजाइटी? एनजाइटी जो होती है ना, वो डिप्रेशन से कैसे अलग होती है। एनजाइटी में पता क्या होता है कि एनजाइटी में जो एक पेशेंट होता है ना, वो अनसर्टेनिटी के कारण ना, अपनी ओवर थिंकिंग के कारण सोचता है कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो बनाता है। लाइक वॉट, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, अब मुझे ये लगता है कि ना आने वाला सारा पेपर मेरा ख़राब है, मैं फेल हूँ, लाइफ इज़ एंडिंग। समझे आप? इट्स एन इमोशनल स्टेट होती है जिसमें फियर और डेंजर का ना एक मिक्सचर होता है जो ऑटोनॉमिक अराउजल कराता है। अब देखिए, हमारी बॉडी है ना, वो ऐसे मैकेनिज़्म यूज़ करती है कि वो अपनी बॉडी सर्वाइवल मोड में आ जाती है अपने आप को किसी भी डेंजर से बचाने के लिए। अब क्या होता है, हमारे माइंड को पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। हमारा माइंड उस चीज़ को अडाप्ट ही नहीं कर पाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी डेंजर में है कि नहीं है। तो उसके कारण हमें क्या फील होती है, एनजाइटी। जो एनजाइटी के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें 4 तरीके के फीचर्स मिलते हैं। लाइक व्हाट, एंटीसिपेटरी फियर, एक एग्ज़ाम होने से पहले क्या पता मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, क्या पता मेरे को पेरेंट्स ताने ना मारे, क्या हो जाए क्या हो जाए। ऑटोनॉमिक अराउजल, ये नेगेटिव थॉट्स क्या करते हैं फिर, रनिंग हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, रेस्टलेसनेस हो जाती है हमारी बॉडी में, हाइटेंड अलर्टनेस हो जाती है, हम बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा सुपर एक्टिव हो जाते हैं। इसको कहते हैं हाइपर विजिलेंस, आसपास देखते रहना कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्या मेरी सारी सराउंडिंग्स बिल्कुल ठीक है, कुछ ना कुछ खराबी तो नहीं है। और अवॉइडेंस बिहेवियर, लाइक वॉट, ये ना हमें दिखता है सोशल एंजाइटी के पेशेंट्स के अंदर। अब जो सोशल एंजाइटी के पेशेंट्स होते हैं ना, उनको क्या होता है, उनको लगता है कि अगर मैं बाहर जाऊँगा मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, सोशली कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो क्या करते हैं वो कि वैसी वाली सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अब हमें ना पता चलता है कि ना जो एनजाइटी डिसऑर्डर है ना, ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बर्डन है मेंटल डिजीज़ में। ठीक है, और ऑन एन एवरेज 25% ऑफ द पीपल अंडरगो द एनजाइटी ट्रीटमेंट। अब हम डिप्रेशन की तरफ आ जाते हैं। तो डिप्रेशन है ना, फ्यूचर की तरफ नहीं जाता है, ये पास्ट और प्रेजेंट में रहता है। अब इसको क्या लगता है डिप्रेशन कैसे होता है, कोई ना पीछे कोई स्ट्रेस हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है, कुछ हो जाता है जो पेशेंट के माइंड में ना, पास्ट का वो बैगेज लेके ना इंसान आगे बढ़ता रहता है, जिसके कारण ना उसकी कोई भी चीज़ करने का मन नहीं करता, डोपामिन निकलता नहीं है, उसका लो मूड रहता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। ठीक है, अब डिप्रेशन में भी ना 4 तरीके के हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। परसिस्टेंट लो मूड, यस, इंसान सैड रहेगा, उसको एम्प्टीनेस रहेगी, पूरा पूरा दिन वो कुछ नहीं करना चाहेगा। सेकंड चीज़, एनहीडोनिया, इसका क्या मतलब है कि जो पेशेंट है ना, उसका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा उन सारी चीज़ों में जिनको पहले करना बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता था। होपलेसनेस, अब उसको क्या लगता है, एनजाइटी में क्या होता है, व्हाट इफ़, कि यार वो चीज़ गलत ना हो जाए। पर डिप्रेशन में क्या होता है, उसको ना होप ही नहीं रहती कोई भी चीज़ अच्छी होगी। लाइक व्हाट, अगर मैं पास में कभी फेल हो गया, उस चीज़ को मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। अब पेशेंट को क्या लगता है, अब मैं फेल हो गया, दुनिया एंड होगी, अब आगे कोई होप बची ही नहीं है कि मैं आगे लाइफ में बढ़ सकता हूँ कि नहीं बढ़ सकता। मेरे व्यूअर्स, अगर आप में से किसी भी इंसान को कोई डिप्रेशन या एंजाइटी है, प्लीज़ आप जाके ना हेल्प ज़रूर लीजिए। समझिए आप उस चीज़ को, हेल्प लेना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमें होप कभी नहीं हारनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो दुनिया में ठीक नहीं हो सकती है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो फेलियर से मूव ऑन करके लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। एंड इवन मुझे नहीं लगता कि फ़ेल होना कोई भी मतलब बहुत ही बड़ी बात होगी, है सब कुछ ख़त्म हो गया, नहीं यार। जो लोग फेल होते हैं ना लाइफ में, वही आगे उठते हैं, उनके अंदर दम होता है हार के जीतने का। आप जितने नीचे गिरोगे ना, आप उतना ही ऊंचा ऊपर उठोगे भी। तो इसलिए अगर कभी आप फेल हो जाएं, तो उस चीज़ का ना कोई ट्रॉमा या स्ट्रेस नहीं लेना, कोई डिप्रेसिव नहीं हो जाना। ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है, ज़िंदगी वहीं से शुरू होती है। उसके अलावा क्या होता है, साइकोमोटर चेंज हो जाता है,
मतलब कि पेशेंट या तो बहुत स्लो हो जाएगा, बिल्कुल ही उसका चीज़ों से मन भर जाएगा। अब तुम खुद सोचो ना यार, अब डिप्रेशन में एक इंसान है, पूरा पूरा दिन या तो वो सोता रहेगा या तो उसको नींद नहीं आएगी, वो एक ही पोजीशन में पड़ा रहेगा, बेड पे, चेयर पे, अपने ही थॉट में किसी पुरानी चीज़ को सोचता 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 ही रह जाएगा। एंड जो अभी रिसेंट स्टडीज़ है ना कि 20% लोगों में ना डिप्रेशन पाया गया है। समझिए मेरी बात को। एनजाइटी एनजाइटी में क्या होता है कि हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, बट डिप्रेशन में क्या होता है, पास्ट और प्रेजेंट की चीज़ों के बारे में फोकस ऑन होता है। तब आपको इन दोनों के बीच का थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ रहा होगा। अब हमें यहाँ पे दिखता है डिप्रेशन एंड एनजाइटी के बीच का साइकोलॉजिकल बेसिस। अब एनजाइटी का जो पेशेंट है वो क्या होगा, हाइपर विजिलेंस होगा। अगर वो कहीं बैठा होगा, बार बार आस पास देखते रहेगा सराउंडिंग्स में कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि बॉडी फ्लाइट और फ्राइट मोड में चली गई है। ठीक है, अब बॉडी सर्वाइवल मोड में ऑन है, अब वो आसपास देखेगा कोई खतरा तो नहीं है, उसका आइडेंटिफाई करता रहेगा। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, इंटॉलरेंस हो जाती है टुवर्ड्स दी अनसर्टेनिटी। और इसके अलावा कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग। यार ये जो एनजाइटी है ना, बड़े सारे आप देखना है कि ना उन स्टूडेंट्स में पाई जाती है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। अब जिनमें एनजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, उनको अनसर्टिनिटी हो जाती है टुवर्ड्स द लाइफ। उनको ऐसा लगता है कि लाइक पता नहीं क्या होगा, वर्स्ट के सिनेरियो देखेंगे, कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट हो जाएगा, क्या एग्जामिनेशन और भी छत ना गिर जाए, मेरी चेयर ना टूट जाए, फलाना ढमकाना। बॉडी फ्लाइट और फ्लाइट मतलब फाइट और फ्लाइट मतलब मोड में चली गई है, बॉडी अपना सर्वाइवल ढूंढ रही है ना यार। तो इसलिए एनजाइटी पेशेंट में वाली चीज़ें दिखती है। बट ऑन द कंटेम्प्रेरी पार्ट, डिप्रेशन में क्या होता है, एक नेगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड हो जाता है। लाइक वॉट क्या होता है इसमें, पेशेंट ना हर एक चीज़ के बारे में ना नेगेटिव नेगेटिव ही सोचता है। अपना जो उसका पास्ट इवेंट है उससे होपलेसनेस सोच के ना उसको लगता है कि फ्यूचर में भी हर एक चीज़ बेकार ही रहेगी। समझिए। सेकंड चीज़, होपलेसनेस। बंदे को लगता है कोई चीज़ कभी सुधर ही नहीं सकती है, जो उसके साथ ख़राब चीज़ होगी है तो वो होगी ही है। और उसके अलावा रिड्यूस्ड रिवॉर्ड सेंसिटिविटी। मतलब देखिए, अब जो टॉपर होता है ना क्लास का बच्चा, वो टॉप क्यों करता है हर एक एग्ज़ाम को, उसको मज़ा आता है। मज़ा कैसे आता है, डोपामिन रिलीज़ होता है, उसको एक होप होती है पढ़ते टाइम कि अगर वो टॉप करेगा उसके पेरेंट खुश होंगे, लोग उसको मतलब टीचर्स बहुत अच्छा अच्छा कहेंगे, अच्छे रिमार्क्स आएंगे, उसकी इज्जत होगी। समझे। तो इस चक्कर में ना जो टॉपर बच्चा होता है ना वो बार बार टॉप करता ही रहता है, क्योंकि उसको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड मिलेगा उसको, लाइक इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, उसकी सेल्फ इस्टीम बढ़ेगी, एंड तभी तो वो काम करना चाहेगा ना यार। बट अब जो डिप्रेसिव पेशेंट है, स्टूडेंट है, उसको तो यही लगेगा ना यार कि क्या रिवॉर्ड, जो मेरे साथ पास्ट में चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी हुई है, अब मैं उसी में रहूँगा। बट मेरे बच्चों में जो बात होती है ना डिप्रेशन की, कोई भी चीज़ डिप्रेशन होती ही नहीं है, हम लोग वर्क ही नहीं करते हैं। एक बार मूव ऑन तो करो उस चीज़ से। जैसे आप मूव ऑन करोगे ना उस चीज़ से, आगे की तरफ अपनी लाइफ में बढ़ोगे, यू विल रियलाइज़ कि उससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें इस दुनिया में अभी भी हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, न्यूरोबायोलॉजी। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना। एनजाइटी एमिगडाला की हाइपर एक्टिविटी के कारण होती है, एंड सेकेंड डिप्रेशन रिड्यूस्ड मोनामीन एक्टिविटीज़ के कारण होती है जो हिप्पोकैम्पस में होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो एमिगडाला होता है ना, इट्स अ मूड सेंटर ऑफ द बॉडी। उसमें क्या होता है कि हमारा मूड कंट्रोल किया जाता है एमिगडाला से। बट एमिगडाला ना थ्रेट को भी डिटेक्ट करता है, एज वेल एज वो फियर को भी, मतलब हमारे मूड को, फियर, हैप्पीनेस वगैरह हर एक चीज़ को रेगुलेट करता ही करता है। बट अगर एमिगडाला की हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी, जिन चीज़ों से हमें नहीं डरना चाहिए हमें उनसे भी डर लगेगा। ऑब्वियस ही बात है ना। अब अगर हमें डर लगेगा, बॉडी फाइट और फ्लाइट हार्मोन में जाएगी, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, किसी भी चीज़ पे फोकस ऑन नहीं ही कर पाओगे आप, तो आपको फिर क्या फेस करनी पड़ेगी, एनजाइटी। अब याद रखिए, एनजाइटी एमिगडाला की हाइपर एक्टिविटी के कारण होती है। एज वेल एज जो गाबा एंड सेरोटोनिन न्यूरो होते हैं ना, इनकी कंसनट्रेशन बॉडी में कम हो जाती है। अब गाबा का काम क्या होता है, गाबा इज़ इनहिबिटरी न्यूरो। अगर ओवर थिंकिंग हो रही है उसको कम करने के लिए हमें क्या चाहिए, इनहिबिटरी न्यूरो गाबा, ताकि गाबा सोचने की क्षमता को थोड़ा स्लो करे, कामनेस बढ़ाए। एंड सेरोटोनिन इज वॉट एवर फील गुड हार्मोन, उसकी भी कंसंट्रेशन कम है, गाबा की भी कम, एंड पेशेंट इज इन द एंजाइटी मोड।
ऑन द कंटेम्प्रेरी पार्ट, डिप्रेशन में क्या होता है यार कि जो हमारे मोनोमीन्स होते हैं ना, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, जो हमें फील गुड कराते हैं, लाइफ में मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ के डोमिनेट करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो रिड्यूस हो जाती है उनकी एक्टिविटी। अब जो डिप्रेशन है ना, इट्स अ डिसऑर्डर जो हिप्पोकैम्पस से हमें पता चलता है। अब हिप्पोकैम्पस में तो कोई मूड रेगुलेट नहीं होता। हिप्पोकैम्पस क्या करता है, हिप्पोकैम्पस में ना मेमोरी जो होती है ना हमारी, शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ना जो हमारे बैड एक्सपीरियंस है ना, हिप्पोकैम्पस क्या करता है, स्ट्रेस या किसी ट्रॉमा को ना लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण पेशेंट को ना हमेशा डर 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 लगता रहता है, वो पास्ट इवेंट में रहता है और वो डिप्रेसिव स्टेट में चले जाता है। समझे आप लोग? अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे डिटेल्ड कंपैरिजन है एंजाइटी एंड डिप्रेशन में। एंजाइटी क्या है, फियर, मतलब कोर इमोशन क्या, फियर ओरिएंटेड है। डिप्रेशन के सैडनेस ओरिएंटेड। अब फियर और सैडनेस में क्या, एक में डर लगता रहता है और एक में इंसान बिल्कुल दुखी रहता है। अब जो टेम्पोरल फोकस क्या होता है, किस चीज़ के कारण चीज़ें हो रही हैं। एंजाइटी में फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, डिप्रेशन में पास्ट ओरिएंटेड होती है। एनर्जी लेवल, एंजाइटी में यार रेस्टलेसनेस बहुत होती है। अब रेस्टलेस है बॉडी, तो एनर्जी के ना भाग जाएंगे, बहुत कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होता रहेगा पेशेंट के अंदर। बट ऑन दी अदर हैंड, डिप्रेशन वाली स्टेट में इंसान हमेशा लो रहेगा, फैटिग्ड रहेगा। अब स्लीप पैटर्न, अब एनजाइटी में तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि इंसान ओवर थिंकिंग करता रहता है, सो ही नहीं पाता, इंसोम्निया हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, डिप्रेशन में या तो पेशेंट जल्दी उठेगा या तो बिल्कुल सोता ही रहेगा। अब एपेटाइट, अब एनजाइटी में या तो खाना कभी कई बार लोग बहुत खाते हैं, कई बार बड़ा कम खाते हैं, बट वो वेरिएबल होता है। बट डिप्रेशन में ना या तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, लोग एनजाइटी मतलब डिप्रेशन के चक्कर में ना काफ़ी सारे लोग मैंने देखा है मोटे हो जाते हैं, वो खाते ही रहते हैं किसी चीज़ को सोचते हुए। और कुछ लोग वैसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं खाते। अब थॉट पैटर्न क्या है एनजाइटी में, व्हाट इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग, क्या हुआ अगर कोई चीज़ गलत होगी, बंदा यही सोचता रहता है एग्ज़ाम में बैठा, ये वो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी है। एंड डिप्रेशन में अगर इंसान फेल हो गया, उसका लगेगा कुछ इम्प्रूव नहीं हो सकता, मार्कशीट ख़राब होगी तो होगी। बट बच्चों ऐसा नहीं है। अगर आप एक स्टेप ऑफ लाइफ में फेल हो जाते हो, एक सीढ़ी पे गिर जाते हो, तो इसका ये मतलब नहीं आप ज़िंदगी में हार गए। ज़िंदगी में आगे भी बहुत सीढ़ी हैं, जहाँ पे आप हारे हैं ना, उधर से आप सबक लें, खुद को उठाएं, इम्प्रूव करें और आगे बढ़ते जाएं। कभी भी होप मत हारना। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बट इसका ये मतलब तो नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आगे अचीव कर सकते हो। अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ये चीज़ याद रखिए। अब सुसाइडल की आइडिएशन एनजाइटी में इट्स नॉट अ कोर फीचर नहीं होता है, बट डिप्रेशन की जो स्टेट्स है ना, उसमें मे अकर पेशेंट्स कर सकते हैं डिप्रेशन स्टेट में सुसाइड, वहाँ पे टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं क्योंकि पेशेंट होप ही हार के जीने की। बट आपको ना एक चीज़ बताता हूँ मैं, जो डिप्रेशन होता है ना, उसमें कोई भी पेशेंट जब तक उसको डिप्रेशन डायग्नोस्ड है, डायग्नोसिस होने से पहले जब तक वो दवाई नहीं खा रहा है, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके मोटर फंक्शन वर्क ही नहीं करेंगे। आपको पता है डिप्रेशन में जब एक पेशेंट को दवाई लगती है ना स्टार्टिंग के डेज़ में, तो उसके ऊपर ज़्यादा चेक रखना चाहिए। क्यों? जब तक इंसान डिप्रेशन में है ना, उसमें एनर्जी ही नहीं है कि वो अपना सुसाइड कर सके। बट एक बार उसकी दवाइयाँ स्टार्ट होती हैं, एनर्जी के लेवल इंप्रूव होते हैं। बट एनर्जी के लेवल इंप्रूव हो रहे हैं, वहाँ पे उसकी होपलेसनेस नहीं ख़त्म हुई एकदम से। अब वहाँ पे होपलेसनेस नहीं ख़त्म हुई, मेडिसिन खा ली, अब उसके मोटर वर्क भी कर रहे हैं एंड वो सुसाइड कर लेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं ना, उनका खासा ध्यान रखा जाए कि उनको अकेले कभी ना छोड़ें, उनके साथ हमेशा रहें ताकि वो सुसाइड ना करें। अब कई बार हमें क्या होता है ना कि एनजाइटी और डिप्रेशन में कुछ सिम्टम्स जो ओवरलैप करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर एक पेशेंट को ये साथ में नहीं हो सकते। कोमॉर्बिडिटी भी हो सकती है, कई कई पेशेंट में एंजाइटी और डिप्रेशन एक साथ भी हो सकते हैं। तो एज अ क्लिनिशियन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप एक पेशेंट को एंजाइटी से डायग्नोज करते हो तो उसका डिप्रेशन की भी देखिए कि क्या तो उसका डिप्रेशन ना हो। अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन से डायग्नोज है तो आपको ये भी देखना है कि क्या वो एंजाइटी से डायग्नोज हो सकता है। अब इनके बीच में कुछ पॉइंट्स हैं जो तीन मतलब दोनों में ना कॉमन है। अपने शेड पॉइंट के, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, हाँ, जिन भी पेशेंट्स में एंजाइटी या डिप्रेशन होगा उनकी कंसंट्रेशन इम्पेयर्ड होगी। सेकंड, स्लीप डिसरप्शन, ये लोग सो नहीं पाएंगे इसीलिए उनकी स्लीप हमेशा डिसरप्ट रहेगी।
एंड थर्ड चीज़ रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट नहीं है तो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या तो आप होपलेसनेस हो तो आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे और आप फिर उस चीज़ में प्रोडक्टिव ना हो पाओगे। अगर आप उसमें प्रोडक्टिव नहीं है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी गिरेगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि अगर एक चीज़ में डायग्नोस आप करते हो पेशेंट को, तो आपको ये भी देखना है कि क्या उसको दूसरी कंडीशन तो नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डायग्नोसिस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। डायग्नोसिस करने के लिए कुछ क्राइटेरिया बताए हैं, जो क्लिनिकल क्राइटेरिया होता है। पेशेंट का इंटरव्यू करके उसके कुछ साइन सिम्टम देख के आप उसको डायग्नोस कर सकते हो। GAD-7, इसमें 7 पैरामीटर होते हैं। सेल्फ रिपोर्ट स्केल होता है जो जनरलाइज एनजाइटी सिविरिटी देखता है। एंड PHQ-9, ये हमारे डिप्रेशन के लिए क्राइटेरिया होता है। इसमें 9 अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें स्केल पे हम मार्क करके हमें पता चलता है कि पेशेंट को डिप्रेशन कौन से लेवल का है। अब आप देखिए, जो हमारी एंजाइटी होती है ना, उसके 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू GAD-7। सिविरिटी बैंड्स: मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। बट ऑन दी अदर हैंड PHQ-9 हमारे डिप्रेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 स्टेजेस में डिवाइड करता है: मिनिमल, मॉडरेट एंड सीवियर। अब मैनेजमेंट। अब इन दोनों की जो मैनेजमेंट है ना, उनमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है, वो है साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये फर्स्ट लाइन होती है चीज़। आप देखिए, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो एंजाइटी के पेशेंट होंगे, हम उनमें क्या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देंगे? और मुझे उनको कैटास्ट्रॉफिक नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं ना, हमें उनका पैटर्न बदलना है। अगर बच्चा सोचता है ना कि क्या हो जाएगा वहाँ पे, ये मतलब नेगेटिव विजुअलाइजेशन जो कर रहा है, हमें उस पेशेंट को बताना पड़ेगा क्या। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले पॉजिटिव विजुअलाइजेशन लेकर जाओ। आपको जहाँ लग रहा है कि आप फेल हो जाएंगे, वहीं पे ये सोच के जाओ कि अगर आप पास हो गए तो कितना अच्छा रहेगा। आप अगर पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करेंगे, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करेंगे, आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा। आप पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें मतलब नोटिस करेंगे और एक लूप होल बनेगा, एक लूप बनेगा जो आपको आगे तक लेकर जाएगा अपने फील्ड में। एंड ऑन दी अदर साइड, जो नेगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड बन जाता है ना डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में, हमें ये चीज़ बतानी पड़ेगी, जो चीज़ पास्ट में होगी तो होगी, उससे एक सबक लीजिए, उससे अपने अंदर एक आग बनाइए कि अब आप जिस चीज़ में हार चुके हैं ना, उस चीज़ में आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं। सबसे बेस्ट बने आप, आगे निकलिए। अगर आपके साथ कोई चीज़, स्ट्रेस या कोई ट्रॉमा हो जाता है पास्ट में, PTSD में, तो उस चीज़ को भूलें, उस चीज़ से आगे बढ़ें, फाइट करें उसके खिलाफ। एंड बाकी सारे लोग जो इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, उनको भी वहाँ से बाहर निकालें। अब लाइफस्टाइल फैक्टर, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल फैक्टर तो मस्ट है। इन पेशेंट्स को है ना कि रेगुलर एक्सरसाइज करें। अपना जो स्लीपिंग पैटर्न है ना, प्लीज़ उसको अच्छे तरीके से इम्प्रूव करें। ना करते हुए 7 to 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर लें, और एक फिक्स्ड पैटर्न आप रखें टाइमिंग का, सोने का और उठने का। एंड रिड्यूस करें आप स्टिमुलेट इनटेक लाइक कैफीन एंड टोबैको, इनको कम करें। टोबैको तो बिल्कुल बंद करें, एंड कैफीन को मिनिमल अमाउंट में लेके जाएं। उसका सोशल कनेक्शन, यस, आजकल की जो जनरेशन है ना, वो सोशली बहुत कम इन्वॉल्व हो रही है। बट इसके कारण ही एंजाइटी एंड डिप्रेशन की जो नंबर्स हम बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जो एंजाइटी डिप्रेशन है, वो सोशली कट ऑफ होने के कारण जिन लोगों में सोशल एंजाइटी, सोशल डिप्रेशन आ जाता है ना, उन लोगों को सोसाइटी में इन्वॉल्व करना है, उन लोगों को लेके जाना है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करानी है, ताकि वो धीरे धीरे करके अपने फियर छोड़े, धीरे धीरे करके अपनी होपलेसनेस छोड़े और वो लाइफ में आए और लाइफ का मज़ा लें। फिर उसके अलावा आती है फार्माकोथेरेपी, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेलेक्टिव नोर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इनका यूज़ किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी ऑफ द डिजीज़। एंड ये प्लीज़ एक क्लिनिशियन खुद देखेगा, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी है। और आप ये चीज़ याद रखिएगा, एंटी मेनियक ड्रग्स होंगे या एंटी डिप्रेसेंट्स होंगे ना, ये शेड्यूल H के ड्रग्स होते हैं, ये बिना RMP के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बिकते हैं। एंड हाँ, इनका अब्यूज़ भी काफ़ी जगह होता है, तो इसलिए इसको, इस पे खुद को डिपेंडेंट मत बनाएं। एंड जितना ज़्यादा आप साइकोथेरेपी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपने आप को बेनिफिट दे सकते हैं, उतना ही अच्छा। क्योंकि जो SSRI SNRI है, इनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं। इट्स बेटर कि आप अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करें। अब इसमें की टेक अवेज हमने पहले इसमें डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड डिप्रेशन। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंट ओवरलैप, इन दोनों में क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं। एंड ट्रेड होलिस्टिकली, तो हमने कर ही लिया ना, फार्माकोथेरेपी,
जिसको चाहिए उसको फार्माकोथेरेपी दी जाएगी, साइकोथेरेपी दी जाएगी, लाइफस्टाइल चेंजेस दिए जाएंगे और हर एक इंसान का ना एक अलग अलग पर्सनलाइज्ड केयर हम बनाएंगे पेशेंट्स के लिए, ताकि हमारे पास एक अच्छा स्ट्राइक रेट आए, इनको इस डिसऑर्डर से या डिजीज़ से क्योर कर सकें हम लोग। एट द एंड ऑफ द डे बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। और आप एक चीज़ और, जिस इंसान का मन कंट्रोल में है ना, उसका मन से बेटर फ्रेंड नहीं कोई हो सकता, और जिस इंसान का मन कंट्रोल में नहीं है, उसका मन से ज़्यादा बड़ा ख़राब दुश्मन हो ही नहीं सकता। इसलिए आप अपने माइंड को कंट्रोल करें, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, सोशली एक्टिव रहें, स्लीपिंग पैटर्न अच्छा रखें, अपने आप को कभी भी होपलेसनेस ना फील करने दीजिए, नेगेटिव ट्रायड में मत घुसाइए और फियर से डरे मत, क्योंकि जो हर एक चीज़ होती है ना इस दुनिया में, एवरीथिंग इज़ कॉन्करेबल अनटिल आप अपना दिमाग खुद कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में हो गया ना, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल है। एट द एंड ऑफ द डे, ये जितना भी हमने पीपीटी बनाई है, उनके कहाँ कहाँ से हमने रेफरेंस लिए हैं उसके बारे में हमने लिखा है। एंड आई एम थैंकिंग ऑल ऑफ देम फॉर देयर वैल्यूएबल रिसोर्स। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इस यूट्यूब वीडियो पर लाइक करें एंड इस यूट्यूब वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।